आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आर्यन जब से इस रेगिस्तान में आया था, उसके दिमाग में हजारों प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन सामान की कमी ने हमेशा उसके हाथ बांध रखे थे। पर अब उसके पास दमिश्क लोहा था, वो लोहा जो अपनी ताकत, लचीलेपन और मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर था। कारीगरों के मुताबिक इस लोहे को कितना भी पतला कर लो, ये टूटता नहीं है। यही तो चाहिए था। ये बारीक और पेचीदा पुर्जे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट था। आर्यन ने सोचा, अब वो अपनी मोटर गाड़ी का डिजाइन पूरी तरह बदल सकता है। अब गाड़ियां हल्की होंगी लेकिन लोहे जैसी मजबूत। और इंजन, भाई अब इंजन का लेवल ही बदल जाएगा। दमिश्क लोहे के साथ वो ऐसी गाड़ियां बनाएगा जो भविष्य की सुपर कारों को भी धूल चटा देंगी। लेकिन अभी एक और जरूरी काम था। उसने अपने पैरों की परछाई की तरफ देखा। लड्डू से सीखी क्लोनिंग तकनीक की बदौलत अब वो मीलों दूर भी बात कर सकता था। ये उसकी दुनिया का शैडो फोन था। कस्तूरी, सुन रही हो? आर्यन ने पूछा। सन। पैरों की परछाई वाइब्रेट हुई और कस्तूरी की आवाज आई। जी छोटे मालिक, एकदम साफ सुन रही हूं। प्लान में थोड़ा बदलाव है। कंक्रीट बेचने की तैयारी कैसी है? कस्तूरी ने रिपोर्ट दी। एकदम तैयार मालिक। बंजर जमीन से रघुवंशी हवेली तक की सड़क बन चुकी है। हम कंक्रीट को पब्लिक मार्केट में उतारने के लिए रेडी हैं। आर्यन मुस्कुराया। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जिसे कस्तूरी बिना देखे भी महसूस कर सकती थी। सिर्फ कंक्रीट नहीं कस्तूरी, मैं चाहता हूं कि हम अब मोटर गाड़ियां भी बेचना शुरू करें। उधर राजगढ़ में कस्तूरी अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बची। क्या सच में मालिक, आप गाड़ियों को आम जनता के लिए लॉन्च करेंगे? वो जानती थी कि ये आविष्कार दुनिया हिला देगा। महीनों का सफर हफ्तों में। हर कंपनी, हर रईस इसके लिए मुंह मांगी कीमत देगा। लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते उसने सलाह दी, मालिक, क्या हमें थोड़ा रुकना नहीं चाहिए? पहले कंक्रीट को जमने देते हैं, फिर गाड़ी लाएंगे। लेकिन आर्यन का विजन अलग था। नहीं, हम दोनों एक साथ बेचेंगे। इससे पहले कि वो समझाता, कस्तूरी की स्किल, गोल्डन नोज ने खतरे की जगह मौका सूंघ लिया। ओह, समझ गई। अगर हम उन्हें दिखाएंगे कि कंक्रीट की सड़क पर गाड़ी कितनी तेज चलती है, तो वो गाड़ी के साथ साथ कंक्रीट भी खरीदेंगे। एक तीर से दो शिकार। कस्तूरी का उत्साह सातवें आसमान पर था। ये खबर तो हमें रानी क्षेत्र तक पहुंचा देगी मालिक। आर्यन ने उसे शांत किया। आराम से, ये बहुत बड़ा काम है और तुम पहले ही बहुत बिजी हो। मैं कुछ होशियार वानरों को तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूं। वो बिजनेस संभालने में माहिर है। कस्तूरी ने राहत की सांस ली। कॉल कट गया। अब आर्यन को गाड़ियों के प्रोडक्शन के लिए कारीगरों की मदद चाहिए थी। कंक्रीट बनाना आसान था, लेकिन मोटर गाड़ियां बिल्कुल अलग बला थीं। गनीमत थी कि गांव में अब बहुत सारे कारीगर थे जो धातु के काम में उस्ताद थे। बस उनसे मदद मांगनी थी। वहीं दूसरी तरफ कारीगरों के राज्य की राजधानी में माहौल गंभीर था। ज्वालामुखी की तलहटी में बने महल में राजा बीरू अपने सिंहासन पर बैठे माथा पकड़ रहे थे। अब क्या मुसीबत आ पड़ी? उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा। लाल कालीन पर घुटनों के बल बैठे डरे हुए कारीगरों ने ऊपर देखा और कहा, महाराज, एक अजीब बात हुई है। एल्स यानी शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई है। कोई शराब खरीद ही नहीं रहा। राजा बीरू एक पल के लिए जम गए, फिर गंभीर होकर बोले, कारीगर और शराब ना पिएं, ये तो बहुत ही संदिग्ध मामला है। कारीगरों के खून में शराब होती है, इसलिए ये खबर चिंताजनक थी। क्या पता चला क्यों? राजा ने पूछा। सलाहकारों ने इशारा किया और एक नौकर एक ठंडी बोतल लेकर आया। महाराज, लगता है सबको इस नई चीज की लत लग गई है। इसे बियर कहते हैं। राजा को यकीन नहीं हुआ कि एल्स से बेहतर भी कुछ हो सकता है। उन्होंने बोतल उठाई, ढक्कन खोला, खटाक, और खुद ही एक घूंट भरने का फैसला किया। गटागट। जैसे ही ठंडी बियर उनके गले से उतरी, उनकी आंखें फैल गईं, पुतलियां बड़ी हो गईं। उनका रिएक्शन किसी भी आम कारीगर से अलग नहीं था जिसने पहली बार बियर पी हो। पहली ही घूंट में राजा साहब भी दिलहार बैठे। देखिए अगला एपिसोड। मजा आ गया। राजा बीरू चिल्ला पड़े। उनके सलाहकार तुरंत बोल पड़े, महाराज, ये हमारे लोकल शराब एल मार्केट को बर्बाद कर रहा है। ये गैर कानूनी सामान है। राजा बीरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जबरदस्ती खांसा और अपनी बात पलटने की कोशिश की। हाँ, वही तो कह रहा था, ये गैर कानूनी है, बहुत बुरा है। राजा होने के नाते उन्हें बाहरी दुनिया की चीजों से नफरत करनी चाहिए थी। उन्हें सिर्फ अपने कारीगर भाइयों के उत्पादों का समर्थन करना था। यही परंपरा थी। लेकिन
वो अपनी ललचाई नजरों से उस बोतल को हटा नहीं पा रहे थे। बस एक घूंट और मिल जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि ये किसी कारीगर ने नहीं बनाई? गटगट, ये जरूर किसी जीनियस कारीगर के दिमाग की उपज है, राजा ने मजे से एक और घूंट लेते हुए कहा। वैसे क्या तुमने बस इतना ही जब्त किया है? अगर और है तो यहां लाओ, मुझे इसकी और जांच करनी है, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, और क्या। सलाहकार चिंता में पड़ गए। लग रहा था उनका राजा भी इस बियर बुखार की चपेट में आ गया है। राजा ने हाथ हिलाकर बात बदली। खैर छोड़ो, राजधानी में भीड़ भाड़ का क्या हाल है? क्या अभी भी बहुत सारे शरणार्थी घर ढूंढ रहे हैं? लैंडस्लाइड के बाद से राजधानी में पैर रखने की जगह नहीं थी। राजा ने पुरानी भट्टियों को अस्थायी घरों में बदलने का आदेश दिया था, जिस वजह से दीवारों का काम रुका हुआ था। सुनाओ, अच्छी खबर है या बुरी? राजा ने पूछा। सलाहकारों ने एक दूसरे को देखा। महाराज, जहां तक हम देख पा रहे हैं, राजधानी में अब भीड़ की समस्या नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन महाराज, ये हमारी कोशिशों से नहीं हुआ। हमने सुना है कि कारीगर हमारे राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी महाराज, लगता है वो बंजर जमीन के एक गांव में बस गए हैं। राजा सिंहासन पर पीछे हो गए, हमेशा के लिए। लेकिन राज्य की सुरक्षा का क्या? वो अपनी जगह खाली नहीं छोड़ सकते। राज्य की सीमाओं पर बसे गांव उनकी सुरक्षा की पहली ढाल थे। तभी दरबार के दरवाजे धड़ाम से खुले। धड़ाम! एक शाही दूत बदहवास हालत में अंदर आया। महाराज, हांफते हुए, मैं खबर लाया हूं। राजा ने उसे बिठाया। क्या हुआ बताओ? दूत ने अपनी सांसें काबू में की। महाराज, मैं राज्य की सीमाओं का मुआयना करके आया हूं। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जो नामुमकिन है। उसने जेब से एक स्क्रोल निकाला और राजा को दिखाया। उसमें एक विशाल दीवार का चित्र था, 10 मीटर ऊंची और इतनी मजबूत कि कोई सेना उसे पार न कर सके। ये सही है महाराज, जहां हमारे गांव थे वहां अचानक ही दीवार उगाई है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दीवार सिर्फ 2 दिनों में बनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कारीगर होने के नाते वो जानते थे कि ऐसी दीवार बनाने में कम से कम 1 महीना लगता है। 2 दिन? ये बकवास है। कोई जादू भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे यकीन है? राजा ने पूछा। महाराज, 2 दिन पहले वो दीवार वहां नहीं थी, और वहां के कारीगर अपनी किडनी की कसम खाकर कह रहे हैं कि ये एक अजीब तरल पदार्थ लिक्विड से बनी है, जो कुछ ही घंटों में पत्थर हो जाता है। राजा और सलाहकार अब भी शक में थे, लेकिन वो जानते थे कि दूत झूठ नहीं बोलेगा। ये किसने बनाया? जी, वहां लोहा सिंह नाम का एक कारीगर है। उसने कहा कि ये दीवार इसलिए बनाई गई ताकि कारीगर अपनी शपथ तोड़े बिना राज्य छोड़ सके। महाराज, लगता है हमारे कारीगर बंजर जमीन के उस गांव में हमेशा के लिए बस रहे हैं, जहां खाना, पानी, घर और बियर हवा की तरह मुफ्त है। बियर का नाम सुनते ही राजा सिंहासन से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। क्या वहीं वो बियर बनती है? राजा ने पूछा। दूत ने डरते हुए सिर हिलाया। उनकी इतनी हिम्मत? राजा की दहाड़ गूंज उठी। वो सारी बियर अकेले कैसे पी सकते हैं? मुझे भी चाहिए। हैं? महाराज, आपने कुछ कहा? सलाहकारों ने पूछा। राजा ने बात घुमा दी। फैसला हो चुका है। मैं खुद उस गांव जाऊंगा और देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। राजा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सलाहकार सिर पीट कर रह गए। उन्हें पता था राजा साहब इंस्पेक्शन के लिए नहीं, बियर पीने जा रहे हैं। देखिए अगला एपिसोड। सलाहकारों की लाख मिन्नतों के बावजूद राजा बीरू ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने उस जादुई गांव में घुसपैठ करने का पक्का इरादा कर लिया था। सुरक्षा के लिए उन्होंने जादू से अपना भेष बदल लिया और एक आम कारीगर बन गए। उनका लंबा कद छोटा हो गया, आग जैसी भौहें शांत हो गईं और दाढ़ी की वो शाही चोटी खुलकर घुटनों तक लटक गई। अब वो राजा बीरू नहीं, बल्कि एक साधारण ईमानदार कारीगर लग रहे थे। कोई भी उन्हें देखकर धोखा खा सकता था। राजा जंगल के बीच बनी उस लकड़ी की कुटिया के पास पहुंचे और लोहा सिंह का दरवाजा खटखटाया। क्या कोई है? राजा की दहाड़ती हुई आवाज निकल गई, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गला साफ किया और आवाज नरम की। क्या कोई है? लोहा सिंह बाहर आया और नए मेहमान का स्वागत किया। नमस्ते भाई, क्या तुम भी बंजर जमीन की उस जन्नत को ढूंढ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? राजा ने खांसा और जो नाम सबसे पहले दिमाग में आया वो बोल दिया। मेरा नाम बीरू है, और हाँ, मैं उस जगह की तलाश में हूं जहां बियर की नदियां बहती हैं। लोहा सिंह मन ही मन हंसा। बीरू शायद 100वां कारीगर था जो इस हफ्ते उसकी कुटिया पर आया था। राज्य में बियर की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गया था। तुम किस्मत वाले हो, लोहा सिंह ने बीरू की पीठ पर जोर से थपकी मारी। धप! मोटर गाड़ी बस आने ही वाली है। कुछ ही मिनटों बाद जंगल में एक जोरदार पी पी की आवाज गूंजी। पी पी!
लोहा सिंह बीरू को दीवार के पास ले गया। राजा उस विशाल सफेद कंक्रीट की दीवार को देखकर हैरान रह गए। अद्भुत, बीरू के मुंह से निकल गया। लोहा सिंह ने समझाया कि ये दीवार कंक्रीट नाम की नई चीज से बनी है, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों में। वैसे क्या तुम सीमा के किसी गांव से हो? अगर हां तो बता दो, हम वहां भी दीवार बना देंगे। बीरू ने मना कर दिया। तभी उन्हें मोटर गाड़ी दिखाई दी। राजा की आंखें फटी रह गईं। एक लोहे का डिब्बा बिना घोड़े के दौड़ रहा था। तो ये है वो जादुई गाड़ी। और हैरानी की बात यह थी कि उसे चलाने वाला भी एक कारीगर था। लोहा सिंह, एक और नया बकरा? ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। हाँ भाई, इसे ले जाओ। गाड़ी चल पड़ी। राजा उस ड्राइवर को घूरते रहे। कारीगर अपनी भट्टियों से दूर रहना पसंद नहीं करते, फिर ये अपनी मर्जी से ड्राइवरी क्यों कर रहा है? मैं इसी तरह गांव की मदद कर सकता हूं, ड्राइवर ने समझाया। राजा ने सुना था कि यहां किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाता, फिर भी सब जी जान से जुटी थे। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद बीरू उर्फ राजा उस जन्नत में पहुंच गए। वो इस अजीब सभ्यता को देखकर हैरान थे। वानर और कारीगर एक साथ हंसते खेलते सड़कों पर घूम रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी में कोई गम ही न हो। अरे, तुम नए कारीगर हो ना? हमारे गांव में स्वागत है, लाल कपड़े पहने एक कारीगर ने कहा। जी, मेरा नाम बीरू है, राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस कारीगर ने हाथ मिलाने के बजाय उनके कंधे पर हाथ रख दिया। धप। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। अगर ये राज्य होता तो राजा को छूने के जुर्म में उस कारीगर का हाथ काट दिया जाता, लेकिन बीरू को बुरा नहीं लगा। पहली बार कोई उनके पास बिना डरे आया था, उन्हें एक आम कारीगर समझकर। चलो, सबसे पहले क्रिकेट के मैदान चलते हैं, कारीगर ने कहा। क्रिकेट? ये क्या बला है? ये हमारा धर्म है भाई, कारीगर ने अपनी शर्ट खींच कर दिखाई, जिस पर लिखा था खदान के खिलाड़ी। हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है। बीरू के पास कोई चारा नहीं था। वो घिसटते हुए उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें हर कोई नमस्ते या आज तो हरा देंगे कहकर चिढ़ा रहा था। प्लाजा से गुजरते हुए कबाब की महक ने बीरू के नथुने फुला दिए। आखिरकार वो मैदान पहुंचे। वहां बहुत सारे कारीगर नेट प्रैक्टिस यानी वार्म अप कर रहे थे। रास्ते भर उन्हें क्रिकेट के नियम और दुश्मन टीमों की कहानियां सुनाई गई थीं। बीरू को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक गेंद बल्ले के खेल को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं। अरे साथियों, हमारे बीच एक नया भाई आया है, इसका स्वागत करो। क्रिकेट की जर्सी और पैड्स पहने कारीगरों ने बीरू का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बैटिंग का स्टांस और बॉलिंग की ग्रिप सिखाने लगे। लेकिन बीरू को यह सब मजाक लग रहा था। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? क्रिकेट तो बच्चों का खेल लगता है, बीरू ने कह दिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। सब बीरू को घूरने लगे। उनके लिए ये ईश निंदा थी। उनकी आंखों में एक अजीब शरारत चमकने लगी। बीरू शायद भूल गए थे कि वो यहां राजा नहीं बल्कि एक नया बकरा है, और अब ये कारीगर उन्हें सबक सिखाने वाले थे, चाहे वो चाहें या ना चाहें। अब मजा आएगा ना भिड़ू? देखिए अगला एपिसोड। अरे, देव भट्टी की कसम! राजा बीरू मैदान का आखिरी चक्कर पूरा करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वो बुरी तरह हाँफ रहे थे, लेकिन बाकी कारीगर अभी भी और चक्कर लगा रहे थे और उनकी सांस तक नहीं फूल रही थी। राजा के लिए जो मौत की सजा थी, वो उनके लिए बस वार्म अप था। अरे नए वाले, बस हो गई, एक कारीगर ने मजाक उड़ाया। बड़ा कह रहा था क्रिकेट तो बच्चों का खेल है, अब पता चला? कल से तेरी ट्रेनिंग डबल करनी पड़ेगी, तू तो एक ओवर भी नहीं टिक पाएगा। कारीगर बीरू पर कोई रहम नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसे अपना छोटू बना लिया था। झाड़ू लगवाना, पानी मंगवाना, सामान उठवाना, सब कुछ। पहली बार राजा बीरू को पता चला कि आम जनता कितनी मेहनत करती है। दिन खत्म होते होते राजा का अंग अंग दुख रहा था। वो बस हार मानकर अपने राज्य लौटने ही वाले थे, लेकिन तभी मैच शुरू हुआ। सन यूट्यूब चैनल पर रात के अंधेरे में पूरा मैदान दूधिया रोशनी से नहा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सूरज को ही कैद कर लिया हो। स्टेडियम खचाखच खड़ा था। हजारों वानर और कारीगर चिल्ला रहे थे। ये किस पर चिल्ला रहे हैं? बीरू ने पूछा। कप्तान ने उसकी पीठ थपथपाई। धप! तेरे लिए चिल्ला रहे हैं छोटू। कप्तान बीरू को खींचकर मैदान में ले गया। बीरू ने चारों तरफ देखा। हजारों लोग उनका स्वागत कर रहे थे। ये शोर उनके लिए नहीं बल्कि उन कारीगरों के लिए था जो क्रिकेट में उस्ताद थे। कुछ फैंस ने तो टीम के एस खिलाड़ी जैसे कपड़े भी पहन रखे थे। राजा बीरू सन्न रह गए। इतना प्यार और सम्मान तो उन्हें राज्याभिषेक के वक्त भी नहीं मिला था। एक आम कारीगर को राजा से ज्यादा इज्जत मिल रही थी। देख ले छोटू, कप्तान ने कहा, एक बार ये नशा चढ़ गया तो कभी नहीं उतरेगा। अगर तुझे भी ऐसी तालियां चाहिए तो मैदान में जलवा दिखाना होगा।
लेकिन बीरू के पास कहने को कुछ नहीं था। वो 4 रन भी नहीं दौड़ सकता था, छक्का मारना तो दूर की बात थी। सीटी बजी। मैच शुरू हुआ। खदान के खिलाड़ी वर्सेस किसान। शुरुआत से ही टक्कर कांटे की थी। कारीगर चौके छक्के मार रहे थे, लेकिन किसान भी अपनी फील्डिंग और बैटिंग से करारा जवाब दे रहे थे। भीड़ का शोर हर बॉल के साथ बढ़ता जा रहा था। राजा ने पहली बार इतना जुनून देखा था। उन्हें लगा था ये बस एक खेल है, लेकिन यहां तो इज्जत दांव पर लगी थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, राजा भी उसमें खो गए। कभी वो अंपायर के गलत फैसले पर पैर पटकते, तो कभी अच्छे शॉट पर ताली बजाते। आखिरी ओवर यानी इनिंग आ गया। दोनों टीमें बराबरी पर थीं। खदान के खिलाड़ियों के पास जीतने का ये आखिरी मौका था। लेकिन तभी अनर्थ हो गया। टीम का कप्तान, जिसने आधी से ज्यादा रन बनाए थे, अचानक गिल पड़ा। उसने अपना घुटना पकड़ लिया। पूरी टीम सन्न रह गई। उनकी जीत की उम्मीद स्ट्रेचर पर बाहर जा रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं था, सिवाय एक के। कप्तान लंगड़ाते हुए बीरू के पास आया। तू कर सकता है छोटू, हमें जिता दे। लेकिन राजा बीरू इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जबरदस्ती मैदान में धकेल दिया गया, हाथ में बल्ला थमा दिया गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ शांत हो गया। न भीड़ का शोर, न दोस्तों की आवाज, बस वो और गेंदबाज। बीरू ने अपनी सारी चिंताओं, राज्य की सारी मुसीबतों को भुलाकर बस बल्ला घुमाने का फैसला किया। खड़ाक! गेंद बल्ले से टकराई और हवा में उठी। बीरू इतना हैरान था कि दौड़ना ही भूल गया। डगआउट से चिल्लाने की आवाज आई, भाग बीरू भाग! और वो भागा, अपनी जान लगाकर भागा। उधर गेंद बाउंड्री से पहले टप्पा खाई और एक वानर फील्डर ने उसे पकड़कर स्टंप्स की तरफ फेंका। बीरू ने आव देखा न ताव, कीचड़ और धूल की परवाह किए बिना डाइव लगा दी। धड़ाम! उसका हाथ क्रीज पर पहुंचा और उसी वक्त गेंद कीपर के हाथ में आई। सबने अंपायर की तरफ देखा। नॉट आउट! अचानक शोर वापस लौट आया। पूरा स्टेडियम पागल हो गया। कारीगरों ने बीरू को कंधों पर उठा लिया। ये किस पर चिल्ला रहे हैं? बीरू ने फिर पूछा। उसके साथी मुस्कुराए। तेरे लिए चिल्ला रहे हैं छोटू, तूने हमें जिता दिया। पता चला कि उसकी उस एक हिट ने रनर को होम प्लेट तक पहुंचा दिया था और खदान के खिलाड़ी 1 रन से जीत गए थे। देखिए अगला एपिसोड। खदान के खिलाड़ियों ने बीरू को हवा में उछाल दिया। हिप हिप हुर्रे! मैच जीतने के बाद सब जश्न मनाने अड्डे देसी बार पर गए। वहां वानर और कारीगर सब ने बीरू को उसकी शानदार पारी के लिए बधाई दी। जो कारीगर कल तक उसे नया बकरा समझकर रगड़ रहे थे, आज वही उसे सिर आंखों पर बिठाए हुए थे। बीरू ने उनकी इज्जत कमाई थी। अब राजा को समझ आया कि ये लोग क्रिकेट को लेकर इतने सीरियस क्यों थे। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन बीरू ने हंसकर उनकी ग्लास में और बियर भर दी। गट 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 गट। राजा ने सोचा नहीं था कि बियर का मजा दोस्तों के साथ दोगुना हो जाएगा। ऐसी खुशी उन्हें अपने महल में कभी नहीं मिली थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि कारीगर अपना राज्य छोड़कर यहां क्यों बस रहे हैं। सच तो ये था कि अगर उनके कंधों पर पूर्वजों की जिम्मेदारी ना होती तो वो खुद यहीं बस जाते। अपने खुशहाल भाइयों को देखकर राजा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगर मैं यहां नहीं रह सकता तो कम से कम अपने राज्य के दरवाजे तो खोल ही सकता हूं। मेरे लोगों को भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए। अड्डे से निकलकर वो गांव के बीचों बीच बनी उस विशाल हवेली की तरफ गए जहां उनका तथाकथित लीडर रहता था। गेट पर खड़े होकर राजा थोड़े नर्वस थे। उन्होंने सुना था कि आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी जादूगरी और बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। बीरू है ना, आर्यन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाओ, लोलो काका ने गेट खोलते हुए कहा। इतनी आसानी से? बीरू को लगा था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या सुरक्षा जांच होगी। आखिर वो लीडर है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। इसका एक ही मतलब था, आर्यन को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, वो खुद काफी था। बीरू दरवाजे से अंदर गया। उसके दिमाग में आर्यन की छवि एक भारी भरकम पहलवान या किसी बूढ़े ज्ञानी की थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सिर्फ एक ही शख्स खड़ा था। ओह, तुम बीरू हो, हमारे गांव में स्वागत है, आर्यन ने बेहद कैजुअल अंदाज में कहा। राजा बीरू की बोलती बंद हो गई। उन्होंने सब सोचा था, लेकिन ये नहीं कि इस पूरे साम्राज्य का मास्टरमाइंड और रीबॉर्न कंपनी का मालिक एक 10 साल का इंसानी बच्चा होगा। तुम आर्यन हो? बीरू हकलाया। आर्यन ने कंधे उचकाए। शायद। बीरू ने सिर झटका।
उसे लगा बियर का नशा अभी उतरा नहीं है। मेरी गुस्ताखी माफ करना, बीरू ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छोटे होगे। आर्यन ने इसे दिल पर नहीं लिया। कोई बात नहीं, बताओ मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या राजा बीरू को कुछ चाहिए? राजा की आंखें फैल गईं। इसने मेरा भेष पहचान लिया। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं था। राजा ने अपना जादू हटा दिया। धीरे धीरे उनका कद बढ़ा, भौहें आग की तरह भड़कने लगीं और दाढ़ी की शाही चोटी वापस अपनी जगह आ गई। अब आर्यन के सामने एक साधारण कारीगर नहीं, बल्कि एक रौबदार राजा खड़ा था। तुम्हें मेरे असली रूप के बारे में पता था? बीरू ने पूछा। हाँ, माफ करना, मेरी आंखें किसी भी जादू के पार देख सकती हैं। और सच कहूं तो मेरे दोस्त लड्डू ने मुझे तुम्हारे आने की खबर तभी दे दी थी जब तुम लोहा सिंह से मिले थे, आर्यन ने मजे से कहा। राजा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये लड़का सच में खतरनाक था। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने भेष बदला। मैं बस बिना किसी भेदभाव के तुम्हारे गांव को देखना चाहता था। आर्यन को माफी से कोई मतलब नहीं था। वो बस एक चीज जानना चाहता था। तो कैसा लगा? क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद आया? आर्यन के चेहरे पर गर्व वाली मुस्कान थी। राजा हंसे। मैं इस जगह का दीवाना हो गया हूं, इतना कि मैं हजारों साल पुरानी परंपरा तोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने गंभीर होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारी कंपनी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। चलो एक दूसरे की मदद करें और अपने इलाकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।